हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहित देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का एकीकरण। तो इस चैप्टर में हमने एकीकरण का अर्थ समझा कि दो या दो से अधिक कंपनियों का समापन कर उनके स्थान पर एक नई कंपनी की स्थापना कर दी जाती है, जिससे एक नई कंपनी अस्तित्व में आ जाती है। इसे एकीकरण कहा जाता है। मान लीजिए कि दो कंपनियां हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ये दोनों छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती। इस वजह से इन दोनों कंपनियों ने एकीकृत होकर एक कंपनी बनाने का निर्णय लिया। तो एकीकरण में वर्तमान में कार्य कर रहे दो या दो से अधिक कंपनियों का समापन कर दिया जाता है। तो इन दोनों कंपनियों का समापन कर दिया जाएगा और इनके स्थान पर एक नई कंपनी, चाहे जो भी नाम हो, हम यहाँ उदाहरण के लिए एबी लिमिटेड ले रहे हैं, तो एक नई कंपनी की स्थापना कर दी जाती है, जिसे एक नई कंपनी अस्तित्व में आ जाती है। इसे एकीकरण कहा जाता है। और एकीकरण में जो कंपनियां समापन में गई हैं, वे कंपनियां अपने व्यवसाय को, अपनी संपत्तियों और दायित्वों को नई कंपनी को बेचती है। इसलिए जो ये पुरानी कंपनियां हैं, जो कंपनियां समापन में गई हैं, ये कंपनियां विक्रेता कंपनियां कहलाती हैं। और ये जो नई कंपनी एकीकरण के फलस्वरूप अस्तित्व में आई है, ये कंपनी क्रेता कंपनी कहलाती है। क्रेता और ये दोनों कंपनियां विक्रेता कंपनियां कहलाती हैं। इन्हें हस्तांतरक कंपनियां भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने व्यवसाय का, अपनी संपत्तियों और दायित्वों का हस्तांतरण करती है नई कंपनी को। इस वजह से इनको विक्रेता या हस्तांतरक कंपनियां भी कहा जाता है। और जो नई कंपनी अस्तित्व में आई है, उसको क्रेता या हस्तांतरित कंपनी कहा जाता है। तो क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदने के बदले विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को एक राशि का भुगतान किया जाता है, और वह राशि क्रय प्रतिफल कहलाती है। तो आज की क्लास में हम क्रय प्रतिफल की गणना किस प्रकार से की जाती है पढ़ेंगे। तो क्रय प्रतिफल की गणना, तो हमने बात की थी कि जो एकीकरण है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो विलय की प्रकृति का, इन द नेचर ऑफ मर्जर, और दूसरा क्रय की प्रकृति का, इन द नेचर ऑफ परचेज। तो विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की गणना किस प्रकार से की जाती है, और क्रय की प्रकृति का अगर एकीकरण हो तो क्रय प्रतिफल की गणना किस प्रकार से की जाएगी, वो हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की गणना। तो जब हमने विलय की प्रकृति के एकीकरण के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियां और सभी दायित्व क्रेता कंपनी द्वारा लिए जाते हैं, और इन दायित्वों और संपत्तियों को पुस्तक मूल्यों पर खरीदा जाता है। यानी कि इन संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों में किसी प्रकार का कोई समायोजन नहीं किया जाता एकीकरण के फलस्वरूप। विक्रेता कंपनियों के द्वारा संपत्तियां और दायित्व जिस पुस्तक मूल्य पर दिखाए हुए थे, उसी पुस्तक मूल्य पर ये संपत्तियां और दायित्व क्रेता कंपनी को हस्तांतरित कर दी जाती है। तो विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की गणना के लिए हम संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों का योग लेते हैं। क्रय प्रतिफल की गणना की जाएगी संपत्तियों यानी विक्रेता कंपनी की संपत्तियों के पुस्तक, और ये जो संपत्तियां हैं, ये सभी संपत्तियां दी जाएंगी, क्योंकि सभी संपत्तियों और दायित्वों का हस्तांतरण कर दिया जाता है विलय की प्रकृति के एकीकरण में, और संपत्तियों और दायित्वों का हस्तांतरण पुस्तक मूल्य पर किया जाता है। विलय की प्रकृति के एकीकरण की कुछ शर्तें हमने पढ़ी थी, इनमें से ये शर्तें प्रमुख शर्तें हैं। तो विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियों
सभी संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों का योग, क्योंकि सभी संपत्तियां विक्रेता कंपनी की पुस्तक मूल्यों पर हस्तांतरित की जाती है, इसलिए सभी संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों का योग किया जाता है, टोटल लगाया जाता है और उसमें से घटा दिया जाता है विक्रेता कंपनी के सभी दायित्व के पुस्तक मूल्यों का योग। और दायित्व में लायबिलिटी साइड में जो रिजर्व एंड सरप्लस संचय और आदि के दिखाए जाते हैं वे भी शामिल किए जाते हैं। तो सभी संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों के योग में से विक्रेता कंपनी के सभी दायित्वों और दायित्वों में संचय एवं आदित्य रिजर्व एंड सरप्लस भी शामिल किए जाते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस संचय एवं आदित्य से तो विक्रेता कंपनी के सभी दायित्वों के पुस्तक मूल्यों का योग घटा दिया जाता है और जो शेष राशि बचती है यही राशि क्रय प्रतिफल कहलाती है विलय की प्रकृति के एकीकरण में। तो विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की गणना के लिए विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों का योग में से विक्रेता कंपनी के सभी दायित्वों यानी संचय एवं आदित्य सहित सभी दायित्वों के पुस्तक मूल्यों का योग घटा दिया जाता है और जो अमाउंट जो राशि हमको प्राप्त होती है घटाने के बाद वही राशि क्रय प्रतिफल कहलाती है। अब हम बात करेंगे क्रय की प्रकृति के एकीकरण में किस प्रकार से क्रय प्रतिफल की गणना की जाती है। तो क्रय की प्रकृति के एकीकरण में 3 विधियों के द्वारा क्रय प्रतिफल की गणना की जा सकती है, जिनमें से पहली है एकमुश्त विधि या अस्थायी विधि। इसमें एकीकरण के दौरान क्रेता एवं विक्रेता के मध्य समझौते द्वारा जो क्रय प्रतिफल की राशि है यानी क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को जो राशि या जो भुगतान किया जाएगा वह प्रतिफल एकीकरण के दौरान क्रेता और विक्रेता के मध्य समझौते द्वारा तय कर लिया जाता है। पहले से कोई अमाउंट तय किया जाता है। मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर कि क्रेता और विक्रेता के मध्य 50 लाख रुपए के क्रय प्रतिफल का समझौता हुआ है, तो ऐसा जो भुगतान है वह एकमुश्त विधि द्वारा क्रय प्रतिफल का भुगतान कहलाता है। दूसरी विधि है शुद्ध संपत्ति विधि। क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार विक्रेता कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदा जाता है, क्रय किया जाता है। जबकि विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियों और सभी दायित्वों को संचय और आदित्य सहित क्रेता कंपनी द्वारा लिया जाता है। लेकिन क्रय की प्रकृति के एकीकरण में ऐसा नहीं है, क्योंकि विलय की प्रकृति के एकीकरण में जो शर्तें हैं उनमें से अगर कुछ शर्तों की पूर्ति नहीं की जाए तो ऐसा एकीकरण क्रय की प्रकृति का एकीकरण कहलाता है। तो क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता अपनी इच्छा के अनुसार विक्रेता कंपनी की किन संपत्तियों को खरीदता है और किन दायित्वों को लेता है, और जो संपत्तियां और दायित्व खरीदने से रह जाते हैं यानी कि क्रेता कंपनी द्वारा जो संपत्तियां और दायित्व विक्रेता कंपनी के नहीं खरीदे जाते, उन संपत्तियों और दायित्वों उन संपत्तियों की बिक्री विक्रेता कंपनी द्वारा कर दी जाती है और उन दायित्वों का जो क्रेता द्वारा एकीकरण के फलस्वरूप नहीं खरीदे गए हैं उनका भुगतान भी विक्रेता कंपनी द्वारा ही किया जाता है। तो क्रय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता अपनी इच्छा अनुसार संपत्तियां और दायित्व खरीदता है। तो क्रय की प्रकृति के एकीकरण में शुद्ध संपत्ति विधि के द्वारा जब हम क्रय प्रतिफल की गणना करते हैं तो उस समय क्रेता कंपनी द्वारा ली गई संपत्तियों के मूल्यों का योग करता है।
विलय की प्रकृति के एकीकरण में सभी संपत्तियों, विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियों के पुस्तक मूल्यों का योग ले रहे थे क्रय प्रतिफल की गणना के लिए, लेकिन क्रय की प्रकृति के एकीकरण में शुद्ध संपत्ति विधि से जब हम क्रय प्रतिफल की गणना कर रहे हैं तो क्रेता कंपनी के द्वारा ली गई जो संपत्तियां क्रेता कंपनी द्वारा खरीदी गई हैं उन संपत्तियों का तय मूल्य, उन संपत्तियों के तय मूल्यों का योग और उन संपत्तियों का मूल्य भी डिसाइड किया जाता है, मूल्य भी तय किया जाता है। जब क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी की संपत्तियों को खरीदता है क्रय की प्रकृति के एकीकरण में, तो इन संपत्तियों का एक मूल्य भी पहले से एकीकरण के दौरान तय किया जाता है। ये तय मूल्य पुस्तक मूल्य भी हो सकता है, इन संपत्तियों का बाजार मूल्य भी हो सकता है, या फिर कोई अन्य मूल्य जो क्रेता और विक्रेता के मध्य आपसी समझौते के द्वारा तय किया गया हो वह हो सकता है। तो क्रेता कंपनी द्वारा जिन संपत्तियों को लिया गया है उन संपत्तियों के जो तय मूल्य है एकीकरण के दौरान उनका योग किया जाएगा और उनमें से घटाया जाएगा क्रेता कंपनी द्वारा लिए गए दायित्वों के तय मूल्य का योग। और जिन जिन दायित्वों को क्रेता कंपनी ने खरीदा है विक्रेता कंपनी से, उन दायित्वों के जो तय मूल्य है उनके योग को घटा दिया जाएगा और जो शेष राशि प्राप्त होती है वही शुद्ध संपत्ति विधि के द्वारा क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल कहलाती है, परचेज कंसीडरेशन कहलाती है। क्रय की प्रकृति के एकीकरण में केवल दायित्व ही खरीदे जाते हैं, संचय और आधिक्य नहीं लिए जाते, जबकि विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी के संचय एवं आधिक्य भी यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस भी दायित्व के साथ में क्रेता कंपनी द्वारा खरीदे जाते हैं। लेकिन क्रय की प्रकृति के एकीकरण में केवल दायित्व ही खरीदे जाते हैं, संचय एवं आधिक्य नहीं खरीदे जाते। लेकिन अगर विक्रेता कंपनी के पास कुछ वैधानिक संचय, कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अगर बनाए हुए हों तो इन वैधानिक संचयों को क्रेता कंपनी द्वारा खरीदा जाता है, क्योंकि वैधानिक संचयों को एक निश्चित अवधि तक बनाए रखना आवश्यक होता है। ऐसी कानूनी आवश्यकता होती है कि इन संचयों को एक निश्चित अवधि तक बनाए रखना है। तो अगर विक्रेता कंपनी के पास कोई वैधानिक संचय थे एकीकरण के समय और इन वैधानिक संचयों की अवधि अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो इन वैधानिक संचयों को बनाए रखने का दायित्व अब क्रेता कंपनी के पास आ जाता है, जो एकीकरण के फलस्वरूप नई अस्तित्व में आई है। तो इस कंपनी का दायित्व हो जाता है कि इन वैधानिक संचयों को बनाए रखें। इसलिए केवल वैधानिक संचय और आधिक्यों में से केवल जो वैधानिक संचय है विक्रेता कंपनी के, वही वैधानिक संचय क्रेता कंपनी द्वारा क्रय की प्रकृति के एकीकरण में लिए जाते हैं। वैधानिक संचयों के उदाहरण कुछ हैं, जैसे विनियोग छूट संचय। विनियोग छूट संचय ये एक वैधानिक संचय है। इसी प्रकार विकास छूट संचय, निर्यात सहायता संचय, पूंजी विनियोग सहायता संचय आदि। तो इस प्रकार से ये कुछ वैधानिक संचयों के उदाहरण हैं। तो इन वैधानिक संचयों को निश्चित अवधि तक बनाए रखना होता है, इसलिए अगर इन संचयों की अवधि समाप्त नहीं हुई है तो इनको अब आगे क्रेता कंपनी द्वारा बनाए रखा जाएगा। इसलिए इन वैधानिक संचयों को क्रेता कंपनी द्वारा क्रय की प्रकृति के एकीकरण में खरीदा जाता है। इन वैधानिक संचयों को खरीदने पर एक एंट्री की जाती है, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट। अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है और ये जो रिजर्व्स हैं इनको क्रेडिट किया जाता है टू पर्टिकुलर रिजर्व अकाउंट। तो जो वैधानिक संचय क्रेता कंपनी द्वारा लिए गए हैं उन सबको क्रेडिट किया जाता है और अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो जब तक इन वैधानिक संचयों की अवधि पूरी नहीं हो जाती तब तक ये वैधानिक संचय क्रेता कंपनी की पुस्तकों में दिखाए जाते हैं और इनको
दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है और अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को संपत्तियों के साइड में दिखाया जाता है। जब इन वैधानिक संशोधन की अवधि समाप्त हो जाती है तो इसकी एक विपरीत प्रविष्टि, इसकी एक रिवर्स एंट्री कर दी जाती है, जिसमें ये जो रिजर्व है उनको डेबिट किया जाता है और अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करके ये खाते बंद कर दिए जाते हैं। और एक क्रय की प्रकृति के एकीकरण में जो तीसरी विधि है वो है शुद्ध भुगतान विधि। तो जो जो भुगतान किए गए हैं क्रय प्रतिफल के रूप में क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को, उन सभी भुगतानों का योग करके क्रय प्रतिफल की गणना की जाती है। विलय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को केवल इक्विटी अंशों में ही क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाता है, लेकिन क्रय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को क्रेता कंपनी द्वारा क्रय प्रतिफल का भुगतान इक्विटी अंशों के रूप में, किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों के रूप में जैसे ऋण पत्र, बॉन्ड्स आदि, और नगद के रूप में या किसी संपत्ति के रूप में भी किया जा सकता है। तो जिस भी प्रकार से जिन जिन तरीकों से जो भुगतान किया गया है उन सभी भुगतानों का योग कर लिया जाता है। अगर क्रेता कंपनी द्वारा कुछ भुगतान इक्विटी अंशों में किया गया है, कुछ भुगतान नगद के रूप में किया गया है और कुछ भुगतान अगर ऋण पत्रों या बॉन्ड्स में किया गया है तो उन सभी का योग कर लिया जाएगा। जो जो भुगतान किए गए हैं अंशधारियों को, उन सब का योग करके शुद्ध भुगतान विधि द्वारा क्रय प्रतिफल की गणना की जाती है। तो इस प्रकार से विलय की प्रकृति के एकीकरण में किस तरीके से क्रय प्रतिफल की गणना की जाती है और क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रय प्रतिफल की गणना करने का तरीका क्या है, इसकी आज हमने बात की। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।